एक तरफ है क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर जिनको पूरी मूवी आईएमएक्स कैमरा पर शूट करना पसंद है, पर दूसरी तरफ है डैनी बॉयल जो पूरी मूवी आईफोन से शूट कर लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि आईफोन से मूवी की शूटिंग, और वो भी एक आईफोन नहीं बल्कि 20 आईफोन्स। कोई भी एंगल रहना नहीं चाहिए। और वैसे तो आईफोन होते बहुत ज्यादा महंगे हैं, पर अगर वही बात करें एक बड़े कैमरे की तो उसके सामने ये 20 आईफोन्स भी सस्ते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा इसमें एडवांटेज भी है क्योंकि बहुत ईजी टू यूज है, एकदम फ्लेक्सिबल है। अगर यहाँ वहाँ कहीं पर भी रखना है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। एक और पॉइंट की कैमरा क्वालिटी, तो वो हम सबको पता ही है कि आईफोन की कैसे होती है। ऑल्सो 4K सपोर्टेड, और जो सिनेमैटिक जो सारे फिल्टर होते हैं वो सब कुछ भी उसमें होते हैं। वैसे मैंने सुना है और देखा है, मेरे पास आईफोन नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ये एक बेस्ट चीज है क्योंकि एक बड़े कैमरे वाली चीज ये फोन यहाँ पर दे रहा है, और साथ में बजट इतना कम हो सकता है तो यूज क्यों ना करें। और थोड़ा सा यूनिक है, और साथ में इसकी वजह से मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा ना, और टाइटल में भी लिखा है कि एक आईफोन से मूवी की शूटिंग, तो ये एक इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ी वाली मार्केटिंग भी है। तो इस मूवी के मोस्ट ऑफ सारे सीन्स आईफोन पर शूट हुए हैं, और इस मूवी का नाम है 28 ईयर्स लेटर। ये एक पोस्ट एपोक्लिप्स मूवी है, और हम सबको मतलब कि हम सब सिनेमा लवर्स को पोस्ट एपोक्लिप्स मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है तो वो भी हमें बहुत पसंद है। हम तो इंतजार में ही रहते हैं कि कब ऐसा हो। खैर, वैसे ये तो बस अंदर से निकली हुई एक मजे की बात है, वैसे इसकी डार्क साइड भी है जो मुझे पता है। तो वीडियो में पहले ही कैमरा की मतलब आईफोन की बात की है, तो इसको लेकर एक और बात बता देता हूँ कि इस मूवी को देखने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये मूवी आईफोन पर शूट की गई है, और मूवी देखने के बाद भी पता नहीं चला क्योंकि इतना जबरदस्त एकदम काम था। और ये एक वैसे फिल्म फ्रेंचाइज है जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 2002 में रिलीज हुआ था, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज होते क्या हैं, और मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले ये चीज है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये एक वायरस है जिसका नाम है रेज, जो एप्स मतलब कि चिंपांजी से फैला है, और ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। अब ये वायरस फैलता कैसे है उसके बारे में तो हम सबको पता है, एंड आई एम श्योर आपको पता ही होगा क्योंकि आपने अब तक बहुत सारी ज़ॉम्बी वाली मूवीज देखी होंगी, और वैसे बहुत सारी नहीं तो 1-2 तो देखी होंगी। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि काटने से फैलता है, या फिर आंख के अंदर अगर खून चला जाता है तो भी फैलता है, और एक तीसरा भी रीजन है, अगर किसी इन्फेक्टेड को कोई एक नॉर्मल इंसान किस कर लेता है तो भी ये वायरस फैल सकता है, लेकिन उसके लिए मतलब किस करने के लिए कोई होना भी चाहिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वायरस के फैलने के 28 दिन बाद की कहानी। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं वायरस के फैलने के 28 वीक्स बाद की कहानी, और तीसरे पार्ट में 28 साल बाद की कहानी। और वैसे ये सब कुछ इनके नाम पे ही लिखा हुआ है तो उससे भी पता चल जाता है। और अभी मेरे साथ एक पंगा हो गया कि मैं इसका तीसरा पार्ट देखकर जब घर पे आया और फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की और फिर मुझे पता चला कि ये एक फिल्म फ्रेंचाइज है जिसका मैं अभी तीसरा पार्ट देखकर आ रहा हूँ। तो फिर मैंने वो 2 पार्ट्स देखे, तो क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ये तीसरा पार्ट है, और वो जो 2 पार्ट्स देखे उसमें जो उसका पहला पार्ट है उसके अंदर जो स्टार्टिंग में सीन्स थे भाई एकदम कमाल के मजेदार थे, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था, सड़कों पर एकदम पूरा कचरा पड़ा हुआ था, और वो मूवी 2002 में रिलीज हुई है। तो उसकी शूटिंग कैसे की है मतलब मुझे तो एकदम समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी, और वीएफएक्स तो मुझे लगता नहीं है कि उस समय उतने ज्यादा थे। तो वो एकदम सीन था वो मेरे लिए तो एकदम ऐसा था कि यार पूरी सिटी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर ये चल क्या रहा है। एंड ये हम सबको पता है कि इस तरह की जो मूवीज होती हैं मतलब कि पोस्ट एपोक्लिप्स या फिर ऐसी मूवीज जिनके अंदर कुछ बड़ी जो सिटी है उनके अंदर शूटिंग करनी हो, तो वो काम बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन वहीं अगर ऐसी कोई पोस्ट एपोक्लिप्स मूवी किसी मैदान में या फिर पहाड़ों में, जंगल में या फिर किसी आइलैंड पर उसकी शूटिंग करनी है तो वो उतना ज्यादा चैलेंजिंग या फिर मुश्किल नहीं रहेगा। अगर मूवी की शूटिंग एक्चुअल सिटी में करनी है तो बहुत ही अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगा, और बहुत सारी चीजें साथ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और परमिशन तो मिलनी चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी डायरेक्टर होते हैं जिनको अगर परमिशन नहीं मिलती है तो ऐसे ही शहर के अंदर शूटिंग कर लेते हैं। और वैसे अगर इन सभी चीजों को अवॉइड करना है तो एक और रास्ता है, वो है वीएफएक्स, या फिर जिस जगह पर आपको शूटिंग करनी है उस जगह जैसे ही एक डुप्लीकेट जगह जो आपको रेंट पर मिल सकती है, तो आप वहां पर अच्छे से अपने टाइम लिमिट के अंदर और अपने कंफर्ट जोन के अंदर सभी चीजों पर कंट्रोल रख के ये काम कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये मुझे पता है कि टाइमिंग, वो वाली टाइमिंग नहीं, यहाँ पे हम जिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं, जो कुछ काम करने के लिए हमें जो टाइम मिलता है
वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ तो 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, 40 से 50 मिनट का मुझे टाइम लगता है। लेकिन जब मुझे पता होता है कि 1 घंटे बाद मुझे कहीं पर जाना है, मुझे कोई काम है, तो मैं वैसे नॉर्मली वीडियो 40-50 मिनट में बना लेता हूँ, लेकिन तब नहीं बना पाता हूँ। तब मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, क्योंकि वो दिमाग में बार बार पिंच होता है ना कि 1 घंटे के पहले खत्म करना है, 1 घंटे के पहले खत्म करना है। तो उस प्रेशर की वजह से काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और वीडियो भी उतना खास अच्छा नहीं बनता है। तो टाइमिंग वैसे भी ज़रूरी है और इसमें भी ज़रूरी है। थोड़ा सा भटक गए, मेरी पर्सनल लाइफ की तरफ चले गए, तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ये जो फ्रेंचाइज है इसके 3 पार्ट अभी तक आ गए हैं और बहुत ही जल्द 2026 में अगर सब कुछ सही रहा तो 16 जनवरी को इसका चौथा पार्ट देखने मिलेगा। और उसकी शूटिंग 2024 में इस मूवी के साथ ही खत्म हो गई है, बैक टू बैक दोनों मूवी शूटिंग हुई है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द इसका चौथा पार्ट भी देखने मिलेगा। एंड इसके इस थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों के डायरेक्टर एक ही है, जैसा मैंने पहले कहा कि डैनी बॉयल, यही नाम था ना, शायद यही था। और इसके जो ये अभी जो चौथा पार्ट आने वाला है उसके ये डायरेक्टर नहीं है, बल्कि एक लेडी है जिनका नाम है निया डकोस्टा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एंड इसका फर्स्ट पार्ट जो 2002 में रिलीज हुआ था, जिसके लीड एक्टर हैं किलियन मर्फी, और अभी जो 2024 में इसका चौथा पार्ट आने वाला है, तो सारी ऑडियंस, जो सारे फैंस हैं, उनकी बहुत ही बड़ी डिमांड है कि किलियन मर्फी उस मूवी के अंदर देखने मिले। क्योंकि तभी तो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन अभी तो सबको पता ही है क्या चल रहा है। लेकिन कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो हमें इसके चौथे पार्ट में देखने मिलेंगे, पर शायद उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। पहले की 2 मूवीज से इस बार इस तीसरी मूवी की कहानी और ज़ॉम्बीज थोड़े से एकदम अलग हैं। और वैसे भी इतने सालों का गैप आ गया, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो 2007 में आया था और ये 2025 में, तो बहुत सारी चीजें इस गैप में बदल गई हैं जो हमें पता है। और इस बार इस मूवी के अंदर जो ज़ॉम्बीज देखने मिले हैं वो एकदम फाड़ के रख दे ऐसे हैं, ऐसे ही खींच के मुंडी को बैकबोन से निकाल दे, ऐसे इतने खतरनाक ज़ॉम्बी इस बार हमें इसमें देखने मिले हैं। और ये काम उनके लिए एकदम आसान है, ऐसे ही खींचा और निकाल दी पूरी बैकबोन के साथ। वो आप जब मूवी में देखोगे आपको थोड़े बहुत सीन दिखेंगे तो पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ मोटे एकदम लेजी जो रेंगते हैं वैसे भी ज़ॉम्बी देखने मिले, एकदम फास्ट वाले भी देखने मिले, और इन सब का एक जो बाप बड़े लेवल पर देखने मिला, जो कि ये अल्फा ज़ॉम्बी, जो कि एकदम हट्टा कट्टा और सबसे खतरनाक। तो तीसरे पार्ट में हम समुंदर के बीच, मतलब कि टापू पर एक कबीला देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से दूर यहाँ पर रह रहा है। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये वायरस, अगर मैंने इसका नाम नहीं बताया तो इसका नाम है रेज वायरस, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, पहले फैला हुआ था लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है, पर खतरा वहाँ अभी भी है। तो बस अभी ये जो टापू पर एक फैमिली है वो कैसे सर्वाइव करती है वो हम इस मूवी में देखते हैं। और इस मूवी के अंदर ये जो टापू है, पूरी फैमिली है और ज़ॉम्बी है, तो ये जो सारी चीज़ है ना वो हमें लास्ट ऑफ अस की याद दिलाती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है, एकदम सेम नहीं है और कॉपी नहीं है, लेकिन ये जो टापू वाली सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें भी एक अलग जगह पर रहते थे और ज़ॉम्बी से बचते थे और फैमिली टाइप का थोड़ा बहुत, तो हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन एकदम नहीं, तो अलग है। एंड एक और बात जो शायद मैं पहले आपको बताना भूल गया, कि हम नॉर्मली जो मूवीज में ज़ॉम्बी देखते हैं वैसे ये ज़ॉम्बीज नहीं है, क्योंकि इस फिल्म फ्रेंचाइज के अंदर हमें ऐसे ज़ॉम्बी देखने मिलते हैं जिनका रिएक्शन बहुत ही जल्दी होता है। मतलब अगर किसी इन्फेक्टेड ने नॉर्मल इंसान को काट लिया तो वो बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाता है और मुंह से मतलब बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, वो भी तुरंत। और जो भी ज़ॉम्बी है उसके मुंह में भी मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वहीं हम अगर दूसरी मूवीज में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ और चीजें देखने मिलती हैं, और कभी कभार हमें फंगस भी देखने मिलता है, जैसा द लास्ट ऑफ अस में देखने मिला। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। और वैसे भी जो स्टार्ट उन्होंने किया था 2002 में और अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और तब सारी चीजें उस हिसाब से थी तो अभी भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। पर फिर भी इस बार इस मूवी के अंदर थोड़े से वेरिएशन भी देखने मिले ज़ॉम्बीज में। और इससे एक और बात याद आई कि इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज दिखाए हैं वो एक गोली के अंदर ही टपक जाते हैं या थोड़ी देर के लिए गिर जाते हैं या जो भी होता है, और उनको तीर लगती है तो भी वो टपक जाते हैं और अगेन गिर जाते हैं, जो भी होता है। पर ये जब सारी चीज़ें मैं मूवीज में देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अगर मैं वहाँ पर होता, वैसे हम जब भी कोई मूवी देखते हैं जिसमें खासकर सर्वाइवल मतलब पोस्ट एपोकलिप्स टाइप की, तो हम अपने आप को वहाँ पर रखते हैं। तो उसी तरह मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो ये सोच रहा था कि यार ऐसी मूवीज के अंदर हमेशा कोई ऐसा आप हथियार क्यों यूज करते हो
जो खत्म हो जाता है, जो अगर आपने यूज कर दिया तो जैसे बंदूक यूज कर दी गोली खत्म हो जाएगी, तीर यूज कर दी खत्म हो जाएगी, तो कोई ऐसा बड़ा हथियार रखो अपने पास नुकीला ऐसे खचा खचा खत्म, तो वो सही रहेगा। लेकिन फिर ये एक वीक पॉइंट हो जाएगा ज़ॉम्बीज के लिए और मूवी का थ्रिलर खत्म हो जाएगा। तो पता है, तो जो भी है वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन ये भी कर सकते हैं सब लोग नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर तो कर सकता है, तो वो कैरेक्टर ऑडियंस का बहुत ज्यादा फेवरेट बन सकता है मेरे हिसाब से। और कुछ ऐसी बातें हैं इस मूवी को लेकर जो मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि मूवी का थोड़ा सा वीक पॉइंट है। वो है इस मूवी की जो कहानी है वो थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी, कुछ चीजें थी जो और एक्सप्लोर हो सकती थी, और मुझे तो एक तरफ ऐसा ही लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो और बहुत सारी चीजें दिखाओ, इसको लिमिटेड मत करो, तो मूवी लंबी हो सकती थी। और वैसे एक और पार्ट आने वाला है, लेकिन मैं इस मूवी में ही देखना चाहता था क्योंकि इतना हमारे पास सब्र नहीं है कि दूसरी मूवी हम मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर सीरीज होती तो सबसे अच्छा ही रहता। एंड एक और बात कि कैरेक्टर डेवलपमेंट वो भी मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि आप ही देखो कि इसके फर्स्ट हाफ के अंदर इसका जो मेन हीरो है उसकी सारी चीजें दिखा रहे हैं और हमें यही लगता है कि ये इस मूवी का हीरो है, और वहीं सेकंड हाफ के अंदर वो एकदम मूवी से गायब, पता नहीं कहाँ चला गया और फिर सीधा एंड में आया, तो ये मुझे एकदम सही नहीं लगा। एंड अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर कि इस मूवी को देखने के लिए ये जो 2 पार्ट्स है वो देखने जरूरी है क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, चीज़ें कनेक्टेड हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इनका सेम है, लेकिन स्टोरी एकदम सेम नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो जरूर से देखो, तो आपको चीज़ें पसंद आ जाएंगी। अगर आप समझना चाहते हो कि सारी चीज़ें कैसे हुई थी तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इन 2 पुरानी मूवीज को देखने में, तो आप ये सीधा तीसरा पार्ट देख सकते हो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यस, दिस इज 18+ मूवी, ये एक अडल्ट मूवी है। वैसे इसके अंदर कोई न्यूड सीन, उस तरीके के न्यूड सीन नहीं है जो हम अक्सर हमारे दिमाग में आता है जब हम किसी मूवी की बात करते हैं कि इसमें न्यूड सीन है, लेकिन जब कोई ज़ॉम्बी बन जाता है तो ऐसे ही घूम रहा है तो उस तरीके के न्यूड सीन देखने मिलेंगे। और अगर बात करें कि इस मूवी को देखते समय डर लगेगा या नहीं, तो ज़ॉम्बी थोड़ा सा स्क्रीन पे होगा और आप अपने आप को वहां पर सोचोगे तो जरूर से लगेगा। और अगर फिर भी नहीं लगता है तो जब अल्फा अपना औजार लटकाते हुए घूमता होगा और आएगा ना, तब जरूर से डर लगेगा। सो ओवरऑल यस, ये मूवी मुझे पसंद आई, फन टू वॉच मूवी है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं स्टोरी को लेकर, लेकिन फिर भी अच्छी खासी चीजें इसमें देखने मिलती हैं, तो उस वजह से आप इसको जरूर से देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा 7.5, और ये मूवी अभी तो सिनेमा में लगी हुई है हिंदी डब के साथ, इसका रन टाइम 2 घंटे का है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस मूवी को सिनेमा में ही देखो, ये कहूँगा इस मूवी को देखो अगर आपका बजट है, आपको ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद है, या फिर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स देखे वो आपको पसंद आए तो ये तीसरा पार्ट जरूर से देखो, या फिर बस पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फन टू वॉच एक मूवी देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, OTT पर भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो तब अपने फ़ोन में ही देख लेना। एंड अभी तक देख लिए तो कैसी लगी, क्या इस मूवी को लेकर ओपिनियन है, क्या कहना चाहोगे, रिव्यू रेटिंग जो भी है कमेंट में जरूर से बताना। और ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, बाकी सब तो आपको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियो में। वैसे मैंने इस वीडियो में ही कहा कि मेरा नॉर्मली वीडियो 5-6 मिनट का होता है, लेकिन अब पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लगता है कि ये वीडियो उससे तो काफ़ी लंबा जाएगा।